हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल संधान एडुकॉम पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग परसेंटेज के कुछ बेहतरीन सवाल कर रहे हैं। आज उसी क्रम में हम आगे के सवाल करेंगे, जिनमें सवाल नंबर पहला है यदि पेट्रोल की कीमत में x% की वृद्धि होती है लेकिन खपत में x% की कमी आई, कुल खर्च में 20.25% की कमी आई। यदि व्यय और उपभोग दोनों में x/3% की वृद्धि होगी तो व्यय में प्रतिशत परिवर्तन खोजें। यहां आपसे कहा गया है कीमत में x% की वृद्धि हुई और खपत में x% की कमी आई है। कीमत में x% की वृद्धि, खपत में x% की कमी। जितने परसेंट की वृद्धि होती है उतने % की कमी हो तो ओवरऑल कमी होती है। जो कमी होती है वो हमारी होती है x% की वृद्धि, x% की कमी, ओवरऑल कमी हो जाएगी x² डिवाइडेड बाई 100। जो आपकी कमी होगी x² अपॉन 100 की कमी होगी, ये किसके बराबर दिया है? 20.25%। 20.25, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। जब आप 100 का मल्टीपल कर गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 2025, x² की वैल्यू 2025 आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 45%। x की वैल्यू हमारी 45% आ गई है। फिर आपसे कहा गया यदि व्यय और उपभोग दोनों में x/3% की वृद्धि होगी। अगर व्यय और उपभोग दोनों में x/3% की वृद्धि होगी, x आपका 45 है तो x/3 आपका कितना हो जाएगा? 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15%। x/3 हमारा 15% आ गया। व्यय और उपभोग दोनों में आपको 15% की वृद्धि करना है। व्यय और उपभोग में जब आप 15% की वृद्धि करेंगे तो खर्च बराबर होता मूल्य गुणा खपत। खर्च बराबर होता व्यय और खपत। तो यहाँ से आप एक बार 15% व्यय को बढ़ाएंगे, दोबारा 15% उपभोग को बढ़ाएंगे तो यहाँ फार्मूला लगेगा सक्सेसिव का। सक्सेसिव का फार्मूला होता है x + y + xy अपॉन 100। तो 15 + 15 + 15 × 15 डिवाइडेड बाई 100। 15 + 15 30 और ये आ जाएगा 2.25। तो टोटल आपका आ जाएगा 32.25% की वृद्धि। जो आपका आंसर आएगा 32.25%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आंसर है 32.25%। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है ए की आय बी की तुलना में 60% कम है और ए का व्यय बी के, यहाँ पे व्यय आएगा, बी के व्यय के 60% के बराबर है। यदि ए की आय यदि ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात बताना है। यहाँ आपसे देखिए ए और बी के आय, व्यय और बचत के बीच में रिलेशन बनाना है। ए की आय बी की आय की तुलना में 60% कम है। 60% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती 3/5। आप 60% में 60 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3/5। कम है तो आप साइन लगा देंगे माइनस का। किसकी आय कम है? ए की आय कम है। किसकी तुलना में? बी की तुलना में। यदि बी की आय 5 रुपए है तो ए की आय 3 रुपए कम होगी, कितनी आ जाएगी? 2 रुपए। यहाँ से इनकम का जो रेशियो है वो आ गया 2:5। ए की आय 2 रुपए आ गई, बी की आय 5 रुपए आ गई। फिर आपसे कहा गया है ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। इस लाइन को छोड़िए, इसके आगे देखिए, इसके आगे देखिए आपसे कहा गया यदि ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है। देखिए 70% के बराबर है इनकम, एक्सपेंडिचर और ये सेविंग। यहां ए की जो आय है बी के खर्च के 70% के बराबर है। 70 में एक प्राइम नंबर छुपा है 7। अगर हम आय को 7 से गुणा कर लें तो हमारे ए की आय आ जाएगी 14 रुपए और बी की आय आएगी 35 रुपए। ये 14 आ गया, ये कितना आ गया? 35। ए की आय 14 रुपए आ गई, बी की आय 35 रुपए आ गई। फिर आपसे कहा गया है यदि ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है। ए की जो आय है बी के खर्च के 70% के बराबर है। जो 14 लिखा है वो 70% की वैल्यू, यहां से 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से करेंगे मल्टीप्लाई 100 से और 70 से भाग तो ये आ जाएगा 20 रुपए। जो इसका खर्चा है वो 20 रुपए आ गया। बी का जो खर्चा है वो 20 रुपए आ गया। बी का खर्चा 20 रुपए है, ए की आय 14 रुपए आ गई। अब आपसे कहा गया है
ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। बी का व्यय 20 रुपए है, ए का व्यय इसका 60% है, 20 का 60% होता है 12, ए का व्यय 12 रुपए आ गया। देखो ए की यहाँ इनकम 14 रुपए दिया है, ए का यहाँ पर व्यय दिया है 12 रुपए, तो ए की बचत कितनी आ जाएगी 2 रुपए। ए ने कमाया है 35 रुपए, ए ने व्यय किया है 20 रुपए, तो ए की बचत आ जाएगी 15। यहाँ से आपसे पूछा गया था ए और बी की बचत का अनुपात बताओ, ए और बी की बचत का अनुपात आ जाएगा 2:15। ए और बी की बचत का अनुपात आ जाएगा 2:15। एक बार फिर से आप देखिए, आपसे कहा गया है ए की आय बी की आय की तुलना में 60% कम है। 60% होता है 3/5। कौन कम है? ए कम है किससे? बी से। अगर बी 5 रुपए कमा रहा है तो ए उससे 3 रुपए कम कमाएगा, 2 रुपए कमाएगा। फिर आपसे कहा गया यदि ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है। आय ए की आय और बी के खर्च के बीच में रिलेशन बनाना है 70%। 70 में एक प्राइम नंबर छिपा है 7। अगर हम ए की आय को 7 से गुणा कर लें तो बी की आय को भी 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो ए की आय आ जाएगी 14 रुपए और बी की आय आ जाएगी 35 रुपए। ये जो 14 रुपए है ए की आय, ये बी के खर्च का 70% है। अगर ये 70% की वैल्यू 14 है तो 100% कितना हो जाएगा? 20। बी का जो खर्च है वो आ गया 20 रुपए। ए की आय 14 रुपए, बी की आय 35 रुपए, बी का हमने खर्चा निकाल लिया 20 रुपए। अब आपसे कहा गया है ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। बी का व्यय कितना है? 20 रुपए। ए का व्यय इसके 60% के बराबर है। 20 का 60% होता है 12, तो ए का व्यय कितना आ गया? 12 रुपए। अब देखो ए यहाँ पे 14 रुपए कमा रहा है, 12 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना? 2 रुपए। बी यहाँ 35 रुपए कमा रहा है, 20 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना? 15 रुपए। अब से यही पूछा गया था उनकी बचत का अनुपात, तो उनकी बचत का अनुपात आ जाएगा 2:15। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 18% बढ़ गया और उसका वेतन प्रति घंटे 25% तक बढ़ गया। अगर उसकी दैनिक आय में 988 रुपए की वृद्धि हुई तो फिर उसकी शुरुआती आय का पता लगाएं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका नाम बशीर है, आप कहीं पे काम करते हैं, आपका प्रतिदिन का जो कार्य समय है वो 18% बढ़ गया। आप पहले मान लीजिए 10 दिन काम करते थे, तो अब आपका कार्य समय जब बढ़ेगा तो आप ज़्यादा दिन काम करेंगे। आपको प्रति घंटे जो मजदूरी मिल रही थी उसमें 25% की वृद्धि हो गई। मान लीजिए पहले आपको पर घंटे 5 रुपए मिल रहा था, तो अब वो 25% बढ़ गया। तो जाहिर सी बात है, अगर हम पहले प्रतिदिन काम करने का जो समय बढ़ा रहे हैं, हमारी मजदूरी भी बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात हमारी इनकम भी बढ़ेगी। देखो, बशीर का जो प्रतिदिन का कार्य समय कितना बढ़ गया है? कार्य समय, टाइम, बशीर का जो टाइम है, टाइम 18% बढ़ा है। 18% होता है, 18 को 100 से डिवाइड करोगे तो 18% को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2 से जाएगा 9 बार, 2 से जाएगा 50 बार, 9/50। बशीर का जो कार्य समय है, बशीर का जो कार्य समय 9/50 बढ़ गया है। बशीर पहले अगर 9 काम कर रहा था, सॉरी, बशीर का जो टाइम है, पहले अगर बशीर 50 दिन काम कर रहा था, तो अब 9 दिन ज्यादा कितना करेगा? 59 दिन। 18% की वृद्धि हुई। 18% जो होता है 9/50 बढ़ा है। बशीर अगर पहले 50 दिन काम कर रहा था, तो अब बशीर 9 दिन ज्यादा करेगा, 59 दिन। अब उसकी प्रति घंटे की जो मजदूरी है वो कितने बढ़ गई है? 25%। 25% होता है 1/4। जो उसकी वर्किंग आवर है, वर्किंग आवर 25% बढ़ गया है। 1/4, पहले 4 घंटे काम करता था, तो कितने घंटे काम करेगा? 5 घंटे। देखिए, बशीर पहले कितने दिन काम करता था? 50 दिन। ठीक, बशीर का जो कार्य समय प्रतिदिन 18% बढ़ गया और उसका वेतन प्रति घंटे 25% बढ़ गया। बशीर पहले कितने दिन काम करता था? 50 दिन। अब बशीर को हर एक घंटे का कितने रुपए मिलता था? 4 रुपए। तो बशीर को टोटल मिला के कितने रुपए मिलते थे? 200 रुपए। बशीर पहले करता था 50 दिन काम, बशीर को पर डे हर एक घंटे का 4 रुपए मिलता था, तो बशीर का जो टोटल था इनकम थी एक दिन की, वो कितनी आ गई? 200 रुपए। अब बशीर 59 काम कर रहा है, 59 दिन, और उसकी जो वेजेज है, उसकी जो इनकम है वो 5 रुपए बढ़ गई है। तो 59 गुणे 5, 5 से 45 और 5 पंजे 25, 25, 25, 25, 4 29, 250। सही है। बशीर का जो पहले 50 था, 4 रुपए मिलता था, 200, अब 59 है, 5 रुपए, 295।
देखिए यहाँ पर बशीर का जो बढ़ा है इनकम वो कितने रुपए बढ़ी है, 95। सवाल में 95 की वैल्यू दिया है 988 रुपए। 95 बराबर अगर 988 दिया है, आपसे पूछा गया हो उसकी शुरुआती आय का पता लगाएं। देखो बशीर की शुरुआती आय कितनी थी, 200 रुपए। तो आप 200 की वैल्यू बताना है तो इसमें 200 से गुणा कर देंगे और 95 से भाग कर देंगे। 19 से जाएगा 5 बार, 19 से जाएगा 19 पंचे 95, 30, 19 दूना 38, 5 से काटिए इसको 40 बार, 52 में 40 का गुणा करेंगे 0 आएगा, 4 से 2 बार 8 जाएगा, 4 पंचे 20 आएगा, 2080। बशीर की जो शुरुआती आय है, शुरुआती आय कितनी थी, 2080 रुपए। देख लीजिए, आपसे कहा गया बशीर का जो समय 18% बढ़ा है। अगर बशीर पहले 50 दिन काम करता था, प्रतिदिन का समय जो 18 कार्य समय बढ़ा है। अगर बशीर पहले 50 दिन काम करता था तो अब 9 दिन ज्यादा कितना करेगा, 59 दिन। उसको पहले हर एक घंटे का 4 रुपए मिल रहा था, तो अब हर एक घंटे का कितना मिलेगा, 5। बशीर को पहले 50 और 4 रुपए पर घंटे मिल रहा था, तो 50 को 200 रुपए मिला। बशीर पहले 59 काम कर रहा था, 59 घंटे, एक घंटे का 5 रुपए, तो टोटल कितना आ गया, 295। यहाँ देखिए पहले बशीर की आय कितनी थी, 200 रुपए। अब बशीर की आय कितनी आ गई, 295 रुपए। बशीर पहले कमा रहा था 200 रुपए, अब कमा रहा है 295 रुपए। बशीर की आय कितनी बढ़ी है, 95 रुपए। हमारे हिसाब से 95 रुपए बढ़ी है। सवाल में दिया है 988। 95 बराबर 988 के पूछा गया बशीर की शुरुआती इनकम बताओ। शुरुआती इनकम कितनी लिखी, 200 रुपए। आपको 200 की वैल्यू बताना है तो 988 में 200 से गुणा कर देंगे और 95 से भाग काट लेंगे। काटने के बाद आपका एक सुंदर सा आंसर आ जाएगा 2080 रुपए। ये आ जाएगी बशीर की प्रारंभिक इनकम या शुरुआती आय। चलिए आगे, सवाल नंबर 4 करा, जनशक्ति में गिरावट के कारण एक कारखाने में उत्पादन 40% तक कम हो जाता है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के घंटे को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए मूल उत्पादन को आपको बहाल करना है, मतलब पहले के जैसे रखना। मूल उत्पादन का मतलब होता है जैसे आप जितना पहले उत्पादन कर रहे थे वही आज करें। तो मूल उत्पादन बराबर क्या होता है, मूल उत्पादन बराबर होता है। देखिए यहाँ पे एक कारखाने में उत्पादन 40% तक कम हो जाता है जनशक्ति में गिरावट के कारण। देखो मैन पावर इनटू, फिर कह रहा समय इनटू वर्किंग आवर। ठीक, मूल उत्पादन का मतलब पहले आपके पास कितने आदमी काम कर रहे थे और वो कितने घंटे कर रहे थे, कितने आदमी थे और कितने घंटे कर रहे थे। तो यहां से हम निकाल लेंगे उत्पादन जो हमारे पास शुरुआत में था। अच्छा, मूल उत्पादन को हमको क्या रखना है, देखिए आपसे कहा गया है मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए, बहाल करने का मतलब होता है जो पहले था वही आज, मतलब इसको हमने क्या कर दिया, फिक्स को हमने फिक्स कर दिया, ये बदलने वाला नहीं है। अगर ये फिक्स है तो इधर दो चीजें जो मल्टीपल में लिखी होती हैं उनका दोनों का रेशियो एक दूसरे के उल्टा होता है। अगर ये हमारा फिक्स है, इधर दो चीजें मल्टीपल में लिखी हैं तो उनका दोनों का रेशियो एक दूसरे के उल्टा होता है। आपसे कहा गया कारखाने में उत्पादन 40% तक कम हो जाता है, किसके कारण, जनशक्ति में गिरावट के कारण। मतलब जनशक्ति में गिरावट के कारण मैन पावर जो है 40% कम हो गया। 40% होता है 2/5। मैन पावर पहले 5 था तो अब 2 कम होके कितना बचा है, 3। मैन पावर का जो रेशियो था वो आ गया 5:3। तो आपका जो वर्किंग आवर है इसका रेशियो हो जाएगा उल्टा 3:5। वर्किंग आवर का जो रेशियो है 3:5 हो जाएगा। मैन पावर का रेशियो अगर 5:3 हुआ तो वर्किंग आवर हो जाएगा 3:5। वर्किंग आवर पहले 3 घंटे काम होता था, अब 5 घंटे काम हो रहा है। कार्य समय कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है, कितने पे, 3 पे। 2/3 की वृद्धि हुई इंटू 100, 2/3 होता है 66.66%। 2/3 की वैल्यू होती है 66.66% और ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए, हो ये सवाल आया, देखिए सवाल नंबर 5।
करा चीनी तथा पानी के घोल में जो कि 28 लीटर है, आपके पास एक 28 लीटर का चीनी और पानी का घोल है जिसमें 26.4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 6 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में चीनी कितनी % होगी। देखिए, जब आप चीनी और पानी का घोल लेते हैं तो उसको जब गर्म करते हैं तो उसमें थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो आपकी मात्रा होती कम हो जाती है। मात्रा कम होने का मतलब है कि जो पानी होता है वो भाप बन के उड़ जाता है, लेकिन चीनी नहीं उड़ती। अगर चीनी उड़ती होती तो हमको चीनी खाने को ही ना मिलती। चीनी कभी नहीं उड़ती, उड़ता हमेशा क्या है, पानी। उड़ता क्या है, पानी। आइए चीनी तथा पानी के घोल में 28 लीटर जिसमें 26.4% चीनी। अगर हम आपसे कह दें एक चीनी और पानी का घोल ले लीजिए कटोरे में, उसमें चीनी है, पानी है, आप उसको गर्म करिए, थोड़ी देर बाद क्या होता है, पानी उड़ जाता है। तो फिक्स क्या हुआ, चीनी। फिक्स क्या हुआ, चीनी। अगर हम आपसे कह दें शुगर की मात्रा बताओ, क्वांटिटी ऑफ शुगर, तो आप क्या करोगे। अगर हम आपसे कह दें क्वांटिटी ऑफ शुगर बताओ, क्वांटिटी ऑफ शुगर, तो बराबर हो जाएगा टोटल सोल्यूशन इनटू शुगर परसेंटेज। ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि घोल में शुगर की मात्रा बताओ तो आप ये कहोगे कि आप हमको टोटल सॉल्यूशन बता दीजिए कितने लीटर का है और उसमें शुगर कितना % है। मान लीजिए हमने आपसे कह दिया 50 लीटर का सॉल्यूशन है और 10% चीनी, तो आप सीधे 50 का 10% 5 चीनी की मात्रा बता दें। ठीक। यहाँ पे देखिए क्वांटिटी ऑफ शुगर ये क्या होती है, फिक्स होती है। अभी आपने पढ़ा कि चीनी और पानी का घोल है तो जो शुगर की मात्रा वो होती फिक्स होती है। अगर ये फिक्स है तो इनका दोनों का रेशियो एक दूसरे के उल्टा होगा। टोटल सोल्यूशन पहले कितने लीटर का था, 28 लीटर का। 6 लीटर उड़ गया 6 लीटर उड़ गया तो बचा कितना, 22 लीटर। टोटल सोल्यूशन पहले 28 लीटर का था, 6 लीटर उड़ गया तो बचा कितना, 22 लीटर। जो सोल्यूशन का रेशियो है वो दिया है 14:22, 14:11। जो टोटल सोल्यूशन का रेशियो 14:11। अगर टोटल सोल्यूशन का रेशियो 14:11 है तो शुगर परसेंटेज का रेशियो हो जाएगा 11 से 14। अगर ये आपका 14 से 11 हो रहा है तो शुगर का जो परसेंटेज है वो हो जाएगा 11 से 14। शुगर पहले 11% था तो अब कितना हो जाएगा, 14। शुगर पहले था कितना, 26.4%। हमारे हिसाब से कितना है, 11। 11 की वैल्यू दिया है 26.4%। कितने गुना है, 11 से 11 दूना 22, 4 बचा, 11 चौका 44, 2.4 गुना लिखा है। तो अब हम 14 का 2.4 गुना कर देंगे तो आ जाएगा 14 का 2.4 गुना 6 और 14 दूना 28, 28 5 33। हमारे पास अब शुगर कितना आ जाएगा, 33.6%। जो शुगर हमारे पास पहले 26.4% था उसकी मात्रा अब कितनी आ जाएगी, 33.6%। 33.6 देखिए किस ऑप्शन पे दिख रहा है, चौथे ऑप्शन पे 33.6%। चलिए इसका स्क्रीनशॉट करिए। हो गया, आगे बढ़ते हैं। राजू की फैक्ट्री में उत्पादन प्रतिवर्ष निश्चित दर से बढ़ता है। दर ज्ञात करो। यदि ज्ञात है कि उत्पादन 2 वर्षों बाद दोगुना हो जाता है। उत्पादन जो राजू की फैक्ट्री में है 2 वर्ष बाद दोगुना हो जाता है। दोगुना का मतलब क्या है कि जैसे इस साल 1 है तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 2। अगर 2 वर्ष बाद, ये 2 वर्ष बाद कितना हुआ, दोगुना। 2 वर्ष बाद अगर 1 से कोई चीज 2 हुई है, ये 2 साल का स्केलिंग फैक्टर दिया है 1 से 2। अगर 2 साल से हम 1 साल में आएंगे तो इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो √1 रेशियो √2। तो √1 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये तो हमारा 1 ही आ जाएगा। ये हमारा कितना आ जाएगा, 1, और ये आ जाएगा √2। 2 साल के स्केलिंग फैक्टर से हम 1 साल के स्केलिंग फैक्टर में आ गए। 2 साल का स्केलिंग फैक्टर था 1 से 2, तो 1 साल का आ गया 1 से √2। राजू की फैक्ट्री में प्रतिवर्ष उत्पादन, पहले अगर 1 साल में 1, अगर स्टार्टिंग में साल के शुरुआत में 1 था तो साल के अंत में कितना हो गया, √2। देखो 1 से √2 हुआ, कितना बढ़ा है, बढ़ा है √2 माइनस का 1, कितने पे, 1 पे, इंटू 100। ये आ जाएगी राजू के उत्पादन में, जो राजू की फैक्ट्री में उत्पादन में जो प्रतिशत वृद्धि दर आई है वो आ जाएगी √2 माइनस 1 इंटू 100%। कहाँ दिया है, ए वाला नहीं होगा, बी वाला नहीं होगा, √2 माइनस 1 इंटू 100%। सी ऑप्शन इज करेक्ट। आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
ये हमने 2 साल के स्केलिंग फैक्टर से 1 साल का स्केलिंग फैक्टर निकाल लिया। 1 से 2 साल का स्केलिंग फैक्टर है तो 1 साल का निकालने के लिए आ जाएगा 1 से √2। 1 साल में स्टार्टिंग में 1 थे, स्टार्टिंग में अगर राजू के पास उत्पादन 1 था तो 1 साल बाद √2 हो जाएगा। कितना बढ़ा है? 1 था, 1 से √2 हुआ है तो √2 में 1 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा वृद्धि √2 - 1 इंटू परसेंटेज में बताना 100 से गुणा कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा √2 - 1 इंटू 100%। चलिए स्क्रीनशॉट करिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। कच्चे माल की कीमत 15% और श्रम लागत 19% बढ़ जाती है, जिसके कारण वस्तु की लागत में 2296 रुपए की वृद्धि होती है। वस्तु के कच्चे माल की कीमत में वृद्धि और श्रम लागत में वृद्धि के बीच का अंतर का पता लगाएं। यदि कुल लागत कच्चे माल की लागत, यदि कुल लागत कच्चे माल की लागत, कच्चे माल 2 बार लिख गया है, यदि कुल लागत कच्चे माल की लागत और श्रम लागत का योग है, जो आपकी कुल लागत है उसमें 2 चीजें शामिल है, कच्चे माल की लागत और श्रम लागत का योग है। ठीक, शुरुआत में कच्चे माल की लागत वस्तु की कुल लागत का 13/20 था। देखो अगर हम यहाँ पे बात करें कुल लागत, कुल लागत, कुल लागत, कुल लागत ये किसके बराबर है? ये कुल लागत बराबर है कच्चा माल, कच्चा माल प्लस श्रम लागत प्लस श्रम के बराबर। कुल लागत यही तो आपसे कहा गया है कि जो कुल लागत है वो कच्चा माल और श्रम लागत के बराबर है। अच्छा, फिर ये लाइन देखिए, शुरू में कच्चे माल की लागत वस्तु की कुल लागत का 13/20 है। मतलब अगर वस्तु की कुल लागत 20 रुपए है तो कच्चा माल कितने का लगा है? 13 का, तो बाकी श्रम लागत कितनी रही होगी? 7। तब तो 13 और 7 मिलकर 20 आएगा। अगर कुल लागत 20 रुपए है तो कच्चा माल आपका 13 रुपए के आ गया और श्रम लागत कितना आ गया? 7 रुपए। ठीक, अब देखिए आपसे कहा गया है कच्चे माल की कीमत में 15% की वृद्धि हुई है। अगर हम यहाँ पे इसका 15% निकालेंगे, इसका 19% निकालेंगे तो पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट से बचने के लिए हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे, ये हमारा 1300 हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा, टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 2000 रुपये। आपसे कहा गया है कच्चे माल, शुरुआत से पढ़िए, कच्चे माल की कीमत में 15%, ये 15% बढ़ गया। 1300 का 15% कितना होता है? 195, ये 195 बढ़ गया। 1300 का 15% निकालेंगे तो आ जाएगा 195, ये 195 बढ़ गया। अच्छा, जो श्रम लागत है 19% बढ़ी है, जब आप इसका 19% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 19 सत्ते 133, ये कितना बढ़ गया? 133। ये 195 बढ़ा है, ये 133 बढ़ा है, तो ये टोटल कितना बढ़ जाएगा? 5 से 3 को जोड़ोगे 8 आ जाएगा, 9 से 3 को जोड़ोगे 12 आ जाएगा और ये आ जाएगा 328। ये टोटल कितना बढ़ गया? 328। जब श्रम लागत आपका 133 रुपए बढ़ गया है, कच्चे माल की जो लागत है वो 195 रुपए बढ़ गई है, तो कुल हमारे पास जो लागत है वो कितनी बढ़ गई? 328 रुपए। कुल लागत आपकी बढ़ी है 328 रुपए। अब आपसे क्या कहा गया है? जिसके कारण वस्तु की कुल लागत में 2296 की वृद्धि हो जाती। मतलब हमने जो बढ़ाया है 328, उसकी वैल्यू सवाल में दिया है 2296। 2296 जो हमारे हिसाब से बढ़ा है 328, कह रहा ना वस्तु की लागत में, वस्तु की लागत मतलब टोटल लागत में 2296 रुपए की वृद्धि हो गई। जो हमारे हिसाब से बढ़ा है 328, उसकी वैल्यू सवाल में दिया है 2296 रुपए। 328 का कितने गुना है? 328 से एक बार, देखो कि 7 बार लिखा है। यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है। जब आप 8 में 7 का मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे तो 7 × 8 = 56, इकाई में कितना आएगा? 6। तो ये इसका कितने बार में लिखा? 7 बार। ये इसका 7 टाइम्स लिखा है। 328 में जब आप 7 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 2296 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो हमसे पूछा क्या गया है? वस्तु के कच्चे माल की कीमत में वृद्धि, कच्चे माल की कीमत में वृद्धि कितनी है? 195, और श्रम लागत में वृद्धि कितनी? 133। इनके बीच अंतर का पता लगाना। ये 195, 133, अंतर कितना आया? 5 में 3 जाएगा 2, 9 में 3 जाएगा 6। आपको 62 की वैल्यू बताना है। अगर 1 7 के बराबर है तो 62 किसके बराबर हो जाएगा? 62 में 7 से गुणा कर देंगे, 4 42, 42 2 43, 42 1 43,
7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42 420 और 7 2 14, 420 में 14 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 434। 434 रुपये आपका ए नंबर इज करेक्ट। आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए करिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए सवाल नंबर 8। रीता अपनी आय का 15% बचा लेती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितना ही बचत करती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? दशमलव के एक स्थान तक आपको बताना है। देखो रीता है, अपनी आय का कितने परसेंट बचाती है? 100%। रीता कहीं काम करती है, नौकरी करती है, तो क्या होगा? उसकी इनकम होगी। इनकम के बाद इनकम बराबर किसके हो जाएगा? एक्सपेंडिचर के प्लस सेविंग के। आय बराबर किसके होता है? व्यय प्लस बचत। आपने कितना खर्च किया, कितना बचाया, दोनों को जोड़ दोगे तो आपके आय के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए आप कहीं काम करते हैं, आपको वहां से कुछ सैलरी मिली, आपने अपनी घरवाली को जाके 200 रुपये दे दिया, रास्ते में आपने 100 रुपये खर्च कर दिए बाहर वाली के पीछे, तो आपकी टोटल इनकम कितनी आ जाएगी? 200 घरवाली को दिया, 100 रुपये बाहर वाली को दिया, टोटल इनकम कितनी आ गई? 300 रुपये। तो ये जो टोटल इनकम होती है खर्च और बचत दोनों के योग के बराबर होती। रीता अपनी आय का 15% बचाती। हमने मान लिया रीता की आय 100 रुपये थी, 15 अगर बचा रही है तो खर्च कितना कर रही है? 85। कितना खर्च कर रही है? 85। अगर 100 रुपये की आय में 15 रुपये बचा रही तो खर्च कितना कर रही? 85। फिर आपसे कहा गया यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, आय पहले 100 रुपये थी, अब ये 20% बढ़ जाएगी तो हो जाएगी 120 रुपये। रीता की अब आय कितनी हो गई? 120 रुपये। फिर आपसे कह रहा है वो पहले जितना ही बचत कर पाती है, बचत आप भी वो 15 कर पाती है। अच्छा आप ये बताइए, अगर यहाँ हम देखें रीता की बात करें, रीता की बात करें, इसकी आय 20% जो बढ़ गई, समझो रीता की आय जो 20 बढ़ गई है, रीता की आय कितनी बढ़ गई? 20। और बचत वो पहले जितना करे, मतलब बचत में कोई वृद्धि नहीं हुई, बचत पहले जितना है। तो ये जो 20 रुपये आय बढ़ी है तो इसको इसने क्या किया होगा? खर्च कर दिया। आय 20 रुपये उसको वहां से ज्यादा मिले, बचत आज भी उसके पहले जितना है, तो उसने क्या किया होगा? जो 20 रुपये ज्यादा मिले उनको भी कहीं उसने खर्च कर दिया होगा। तो रीता का जो खर्च है कितना बढ़ गया है? 20 रुपये। कितने पे? 85 पे। रीता के जो खर्च में वृद्धि हुई है 20 की वृद्धि हुई है 85 पे। 20/85 इंटू 100। ये आपका कटेगा 5 से 17 बार और 5 से 4 बार। ये आएगा 400 और डिवाइडेड बाई 17। जब 17 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा 34, ये बचेगा 6, आ जाएगा 60, लगभग 23 17 दूना 34, 17 थी का 51, दशमलव लगा दिया, 9 बचा, 17 पंजे 85, ये लगभग आ जाएगा 23.5%। भाई आप 400 को 17 से डिवाइड करोगे तो 17 दूना 34, 6 बचा 60, 17 थी का 51, 9 बचा 90, 17 पचे 85, ये आ जाएगा 23.5%। रीता का जो खर्च है वो कितने परसेंट बढ़ गया है? 23.5%। और ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 23.5%। रीता का जो खर्च है वो 23.5%। आपको बताना था, दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात करना था, तो दशमलव के बाद के एक स्थान क्या आ गया? 23.5%। ये पॉइंट है, ये बड़ा सा पॉइंट है। करिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया देखो प्रिज्म का सवाल। कह रहा है एक प्रिज्म का आधार वर्गाकार है, एक प्रिज्म का आधार वर्गाकार है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि हुई है भैया, है नहीं है, और इसकी ऊंचाई 40% घट गई है, तो इसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? वृद्धि या कमी होगी? तो सबसे पहले इस सवाल में हमको पता होना चाहिए कि प्रिज्म का आयतन क्या होता है। प्रिज्म का आयतन होता है, प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल,
आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, इंटू क्या होता है ऊंचाई। प्रिज्म का जो आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब देखिए प्रिज्म का आधार कैसा है वर्गाकार, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। अच्छा वर्ग की भुजा में तुमने 30% की वृद्धि किया है, मतलब 3/10 की वृद्धि किया है। अगर वर्ग की भुजा पहले 10 थी तो बाद में कितनी हो गई 13, 10 थी तो 3 बढ़ के 13 हो गई। तो आधार का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, अगर आधार का क्षेत्रफल 10 का स्क्वायर पहले 100 था तो बाद में कितना हो जाएगा 169। अगर वर्ग की भुजा 10 से 13 हुई है तो आधार का क्षेत्रफल लिखना, तो आधार का क्षेत्रफल पहले भुजा 10 थी तो वर्ग का क्षेत्रफल पहले रहा होगा 10 का स्क्वायर 100, बाद में भुजा 3 बढ़ के 13 हो गई तो बाद का क्षेत्रफल हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169। ऊंचाई क्या हुआ है, ऊंचाई 40% घट गई है। देखिए 40% होता है 2/5, ये घट गई तो माइनस कर देंगे, मतलब अगर उसकी पहले की ऊंचाई 5 थी तो बाद में 2 कम होके कितनी बचेगी 3। अगर ऊंचाई पहले की 5 थी तो बाद में 2 कम होके कितनी बचेगी 3, ये आ जाएगा। आपसे पूछा गया है आयतन में कितने % की वृद्धि या कमी हुई। देखिए ये आयतन कितना आ जाएगा पहले का 500, ये कितना आ जाएगा 3 से करेंगे, 3 से 9 बार 27 और 3 को गुणा 6 में 18, 18 18 18 2 20 और 3 से 1 बार 3 2 5, 509 509 आ गया। देखिए पहले जो उसका आयतन था 500 था, अब कितना आ गया 509। पहले 500 था अब 509, बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए कमी तो आएगी नहीं, कमी तो खत्म हो गया। तो यहाँ से हम देखेंगे कितना बढ़ा है 9, उसका जो बढ़ा है 9 बढ़ा है आयतन कितने पे, पहले 500 था इंटू 100, 0 0 0 0, 9 में 5 का भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 4 बचेगा 8 बार जाएगा, 1.8% की वृद्धि आ जाएगी, 1.88% की वृद्धि आ जाएगी। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर मैच नहीं कर रहा है, आप इसको 1.8 कर लीजिए, 1.8 ये सही है ना। आप एक बार देख लीजिए, अगर ये 100 था तो 169 हो गया है, ये आपका 40% घट गए, 40% होता 2/5, पहले 5 थी तो कितनी हो गई है 3, 100 का गुणा 5 में करेंगे तो 500 आ जाएगा, 3 से 9 बार 27 और 3 छंका 18 18 2 20 और 3 एकम 3 2 5, 509। आपका जो आयतन 9 बढ़ा है कितने पे 500 पे, 9 बढ़ा है 500 पे इंटू 100। अब जब आप 9 को 5 से भाग करोगे तो 1 बार जाएगा, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 5 से 8 बार जाएगा, 5 छठे 40, तो ये आ जाएगा 1.8%। ये कितना आ जाएगा 1.8%। जो प्रिज्म का आयतन में वृद्धि हुई है वो आ जाएगी 1.8%। तो ऑप्शन नंबर डी को सही कर लेना 1.8। वो प्रिंटिंग में दिक्कत हुई है कहीं पे, 1.6 है 1.8 कर लीजिएगा। ये भैया टाइपिंग में दिक्कत हुई थी और कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर। ये देखिए आम का सीजन भी चल रहा, आम का सवाल भी आ गया। आपसे कह रहा प्रत्येक दिन एक आम विक्रेता अपने स्टॉक का आधा हिस्सा बेचता है, रात्रि में स्टॉक का 10% भाग खराब हो जाता है। यदि 3 रात्रियों में कुल 1983 आम खराब हो गए तो ज्ञात करो कि प्रारंभ में उसके पास कितने आम थे। देखो एक व्यापारी है, उसके पास कुछ आम है, वो क्या करता है दिन में बेचने जाता है, कह रहा ना कि विक्रेता स्टॉक का आधा हिस्सा बेचता है, दिन में बेचेगा रात में तो बेचेगा नहीं, दिन में बेचने जाता है स्टॉक का आधा हिस्सा बेच देता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 आम है, आज आप दिन में बेचने गए तो आपने 50 बेच दिया, फिर शाम को जब अपने घर आ गए तो आपके पास 50 आम बचे, आपने रख दिया, रात में 10% खराब हो गए, 50 आम थे 10% खराब हो गए, 50 का 10% होता है 5 आम खराब हो गए। सुबह जैसे ही आप जगे आपने देखा कि 50 में 5 खराब हो गए, तो आप क्या करोगे 5 को बाहर फेंक दोगे और 45 लेकर फिर आप बेचने जाओगे, तो उस 45 में फिर आप आधे बेचोगे, फिर जब शाम को आओगे तो उनको रख दोगे, फिर पूरी रात रखे रहेंगे, उस रात्रि में 10% फिर से खराब हो जाएंगे, फिर सुबह आप जगोगे और खराब आम को फेंकोगे, अच्छे आम को लेकर फिर मार्केट जाओगे। ऐसे करके ये सौदा, ये पूरी जो क्रिया है कितने दिन हुई है 3 रात, 3 रात्रि में ये सब काम हुआ है। ठीक, देखो अपने स्टॉक का कितना भाग बेच रहा है। अच्छा 3 रात्रि का काम हुआ तो 3 दिन में बिके होंगे आम, दिन में कितना भाग खराब बेचता है 1/2, तो 3 दिन में 1/2 1/2 1/2 ऐसे बेचेगा, और 3 रात्रियों में खराब हुआ है मतलब 1/10 खराब हुआ, 1/10 खराब हुआ, 1/10। ठीक, बात समझ में आ गई। आधा स्टॉक का आधा हिस्सा का मतलब होता है 1/2 और 10% का मतलब होता है 1/10। 1/2 बेचा 3 दिनों में 1/2 बेचा, 1/2 बेचा, 1/2 बेचा, 3 रात्रियों में जो खराब हुआ 1/10 खराब हुआ, 1/10 खराब हुआ, 1/10 खराब हुआ। तो हम आम की कुछ संख्या मानेंगे, तो हम आम की संख्या क्या मानेंगे, इनका सबका गुणा कर लेंगे, 2 2 2 2 2 2 8 आ जाएगा, 8 और ये आ जाएगा 1000,
तो टोटल आम कितने हम मान लेंगे 8000। टोटल आम कितने मान लेंगे 8000। अगर हम टोटल आम 8000 मान लें तो देखिए अब 8000 से हिसाब करना है। 8000 आम है उसके पास टोटल, टोटल आम 8000 हैं, टोटल आम उसके पास कितने हैं 8000। ठीक, पहले दिन गया 8000 आम है, सुबह सुबह आपके पास 8000 आम है, आप गए आपने बेचा दिन में आम, तो बेचेंगे कितना आधा, 4000 बेच देंगे, आपके पास बचेगा कितना 4000। 4000 को आप रात्रि में रख देंगे, पूरी रात्रि वो 4000 रखा रहेगा, उसका 10% खराब हो जाएगा तो कितना खराब होगा 400। हम ये खराब आम लिख रहे हैं, 400 खराब हुए। 4000 आम में 400 खराब हो गए, सुबह आप क्या करोगे 400 को बाहर फेंक दोगे तो बचेंगे कितने 3600। 3600 आम लेकर फिर आप मार्केट में जाओगे तो आधे आम बेचोगे, तो 3600 का आधा 1800, 1800 आप आम बेच दोगे, 1800 लेकर फिर घर आ जाओगे। जब आप 1800 को घर में रख दोगे तो रात में 1800 का 10%, 1800 का 10% 180 आम फिर से खराब हो जाएंगे। अगर 1800 में 180 खराब हो गए तो बचे कितने, 1800 में 180 खराब हो गए तो बचे कितने 1620। फिर आप दूसरे दिन 1620 आम लेकर जाओगे, 1620 आम का आधा बेचोगे, 1620 का होता है आधा 810, 810 1620 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 810। 1620 आम में आपने 810 बेच दिया और घर लेकर 810 आ गए, फिर रात्रि में 810 का 10% खराब हो गए, तो 810 का 10% 81 आम फिर से खराब हो गए। हो गया देखो सौदा 3 रात्रि का। ये पहली रात्रि है, दूसरी रात्रि है, तीसरी रात्रि है। 3 रात्रि में हमारे पास पहली रात्रि में 400 आम खराब हुए थे, दूसरी रात्रि में 180, तीसरी रात्रि में 81 आम। टोटल कितने आम खराब हुए हैं 8 8 16, 4 1 5 5 1 6, 661। हमारे हिसाब से जो आम खराब हुए हैं उनकी संख्या दिया है 661, लेकिन सवाल में जो खराब आम कितने दिया 1983। 661 बराबर 1983। देखो देख के ही पता चल रहा हमारे हिसाब का 3 गुना लिखा है। कितने गुना लिखा है 3 गुना। 661 का 3 गुना। हमारे हिसाब से खराब आम आ रहे थे 661, सवाल में दिया 1983, हमारे हिसाब का कितने गुना है 3 गुना है। तो हमने जो आम माने थे टोटल 8000 उनका भी 3 गुना कर देंगे। आपसे यही तो पूछा गया कि प्रारंभ में कि उसके पास कितने आम थे, हमने कितने आम माने थे 8000, तो 8000 का 3 गुना कर देंगे तो टोटल आम कितने आ जाएंगे 24000। और 24000 हमारा बी ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बात समझ में आ गई कि नहीं। देखिए भैया ये दशहरी आम है तभी रात में खराब हो रहा है, ये दशहरी है तभी खराब हो रहा है। दशहरी आम रात में जो है खराब हो जाता है, इस समय दशहरी खराब भी बहुत हो रहा है, तो ये दशहरी आम का सवाल है। आप यहाँ पे लिख सकते थे कि प्रत्येक दिन एक दशहरी आम विक्रेता, उसको लिख देंगे दशहरी आम विक्रेता है वो, उसके पास और कोई आम नहीं है, दशहरी आम ही बेचता, उन्हीं में से उसके खराब होते हैं। अगर और दूसरे आम कोई बेचता तो शायद हो सकता है कि ये सब ना करना पड़ता। हाँ और भी दूसरे आम आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ तो आम के बहुत पेड़ हैं। इस साल तो हमारा पूरा गांव हमारे पेड़ों से आम खा रहा है। हमारे चाचा दादा बाबा भाई बहन सब हमारे पेड़ों से आम इस साल खा रहे हैं, और इसी वजह से वो हमारे यहाँ खूब आ रहे हैं इस साल। चलिए ठीक है, ये तो मजाक की बात हुई, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 आप करिए जल्दी से। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 कहा गया है एक 2 अंकों की संख्या। देखिए सवाल नंबर 11 क्या कहा गया है, एक 2 अंकों की संख्या ए बी एक्स का 60% है। ए बी के अंकों को उलटने से बनने वाले 2 अंकों की संख्या, भाई ए बी है, जैसे मान लीजिए 2 अंकों की संख्या ए बी 12 है, जब आप 12 को पलटोगे तो 21 हो जाएगा, तो वो भी आपकी 2 अंकों की ही संख्या बनेगी। ए बी जो संख्या है एक्स का 60% है, जब आपने ए बी को पलट दिया तो क्या बन जाएगा बी ए। पलटने से बनी वाली दोनों अंकों की संख्या एक्स से 60% अधिक है, मतलब एक्स का 160% हो जाएगी। अगर कोई चीज एक्स से 60% अधिक है तो एक्स का 160% हो जाएगी। तो देखो पहले जो हमारे पास 2 अंकों की संख्या थी ए बी, और अब जो 2 अंकों की संख्या बी है, ये वाली जो पहले वाली संख्या थी ये थी एक्स का 60%, एक्स का 60%, और अब जो बाद वाली संख्या है एक्स से 60% है तो एक्स का 160% हो जाएगी। ये जो हमारी 2 अंकों की संख्या है ए बी,
क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? एक मिनट भैया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ए बी, जैसे ये हमारा लिखा ए बी, हमने इसको पलटा तो आ गया बी ए। इस ए बी को लिख सकते हैं 10a प्लस बी, और इस बी ए को लिख सकते हैं 10b प्लस का ए। ये कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पे इकाई में क्या लिखा है बी, दहाई में क्या लिखा है ए। तो इकाई वाले अंक को 1 से गुणा करते हैं, दहाई वाले को 10 से। अगर सैकड़ा होता तो 100 से गुणा करते। यहाँ पे इकाई और दहाई में 2 अंक। ठीक, ये देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ से x से x कैंसिल होगा। आप इसको 20 से काटेंगे 3 बार, 20 से काटेंगे तो 8 बार, ये 3/8 आ जाएगा। 8 का गुणा आप 10a में करेंगे तो आ जाएगा 80a प्लस 8 का गुणा b में करेंगे तो आ जाएगा 8b बराबर 3 का गुणा 10b में करेंगे तो आ जाएगा 30b प्लस 3 का गुणा a में करेंगे तो आ जाएगा 3a। a वाले को एक तरफ रखो, b को एक तरफ रखो। 80a में 3a जाएगा तो आ जाएगा 77a। ये 8b उधर चला जाएगा, 30b में 8b चला जाएगा तो बचेगा 22b। यहाँ से a बटे b बराबर आ जाएगा 22/77। a बटे b बराबर कितना आ गया? 22/77। ये देखिए 11 से कट रहा है, 11 से 2 बार कटेगा, 11 से 7 बार कटेगा, 11 से 2 बार, 11 से 7 बार। तो a का मान कितना आ गया? 2। b का मान कितना आ गया? 7। अगर हम संख्या पता करें तो a भी थी हमारी संख्या। अब देखिए ये रेशियो निकाला गया है, रेशियो निकाला गया है। अच्छा, अगर ये रेशियो है तो मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, 2 का दुगुना 4 भी हो सकता है, 7 का दुगुना 14 भी हो सकता है। लेकिन a और b दोनों क्या है? डिजिट हैं। a और b दोनों डिजिट हैं। अगर हम 7 का दुगुना करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, और 14 हमारी एक संख्या बन जाएगी जो 2 अंकों की होगी। हमको रखना है एक डिजिट। तो अब हमारे पास a और b के और कोई पॉसिबल मान नहीं आएंगे। a का मान आ जाएगा 2 और b का मान कितना आ जाएगा? 7। हमारी संख्या क्या थी? ए बी। संख्या क्या थी? ए बी। तो ए बी ए की जगह 2 रखेंगे, बी की जगह 7 रखेंगे। संख्या क्या आ गई? 27। अगर हमसे संख्या पूछा जाता तो हमारा सवाल यही खत्म हो गया था। आपसे पूछा गया x का मान बताओ। अगर संख्या पूछा जाता तो सवाल 27 पे खत्म था। हमसे पूछा गया है x का मान बताओ। अब देखिए एक संख्या ए बी x का 60% है, मतलब ये जो आपका 27 है ना, ये x का 60% है। मतलब x का 60%, 60/100, ये बराबर किसके है? 27 की। एक संख्या ए बी के, तो 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, 3 से काटो 9 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 9 का गुणा 5 में करेंगे 45। x बराबर कितना आ गया? 45। ऑप्शन ए है। अगर हमारे पास ये ए बी संख्या है, x का 60% है, तो x का 60% हमारी ए बी के बराबर है। ए बी हमने कितना निकाल लिया? 27। तो यहाँ से आएगा 20 से काटोगे 3 बार, 20 से काटोगे 5 बार, 3/5, तो ये आपका 5, 3 से कटेगा 27 9 बार, सीधे सीधे 3 से 9 बार, और 5 का गुणा हो जाएगा 9 में, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 45। x बराबर कितना आ जाएगा? 45। तो हमारे पास तो x का मान हमसे पूछा गया था, वो हमने कितना निकाल दिया? 45, और 45 ए नंबर में दिया है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका भी जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12। ए बी से 75% कम है, सी ए व बी के बीच के अंतर का 75%। देखिए यहाँ ए बी से कितने परसेंट कम है? ए बी से 75% कम है। ये ए है, ये बी है। ए बी से 75% कम है। 75% कितना होता है? 3/4। कौन कम है? ए। किससे? बी से। ए बी से 3/4 कम है, मतलब बी अगर 4 है तो ए 3 कम होकर कितना बचेगा? 1। अगर बी 4 है तो ए 3 कम होकर कितना बचेगा? 1। ए बी से कम है तो ये आ जाएगा बी 4 है तो ए कितना आ जाएगा? 1। फिर कहा गया सी ए व बी के बीच के अंतर का 75%। ये सी है, ए व बी के बीच के अंतर का 75% है। 75% होता है 3/4। किसका? ए और बी के बीच के अंतर का 3/4 है। अगर ए और बी के बीच का अंतर 4 है तो सी कितना है? 3। ए और बी के बीच का अंतर 4 है तो सी कितना है? 3। यहाँ पर देखिए ए कितना दिया है? 1, बी कितना दिया है? 4। यहाँ ए और बी का अंतर कितना दिया है? 4। यहाँ देखिए ए और बी का अंतर, अगर हम यहाँ ए और बी का अंतर निकालेंगे तो आएगा 3। यहाँ ए और बी का अंतर कितना दिया है? 4। क्या एक ही सवाल में ए और बी के अंतर अलग अलग हो सकते हैं? कभी नहीं होंगे। तो हम इनको बराबर करेंगे। यहाँ अंतर कितना आ रहा था? 3। यहाँ कितना आ रहा है? 4। तो यहाँ पे हम 4 से गुणा कर लेंगे ऊपर, 4 से नीचे, और यहाँ पे 3 से ऊपर और 3 से नीचे। ये हमारा आ जाएगा 4/16। ये हमारा आ जाएगा 9/12। देखो यहाँ पर ए और बी का अंतर कितना आ गया? 12। यहाँ ए कितना है? 4, बी कितना है? 16। जब आप 16 में 4 घटाओगे, 16 में 4 घटाओगे तो अंतर कितना आ जाएगा? 12। ठीक। आपसे पूछा गया सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? देखो सी कितना है? 9, ए कितना है? 4।
सी कितना है 9, ए कितना है 4। आपसे कहा गया ये वाला सी ए से कितने % अधिक है, ये कितना अधिक है 5 अधिक है, किससे अधिक है 4 से, इंटू 100। 4 से काटिए 25 बार, 25 गुणे 5 आ जाएगा 125%। सी आपका ए से 125% अधिक है, सी आपका ए से 125% अधिक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 करा ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 दिया है तो 2b प्लस 3c माइनस 4a की वैल्यू बताना है। आपके सामने सवाल है ए बी का 150% है। ए बी का कितना है 150%। अगर हम यहाँ लिखें ए, ये लिखें बी। ए बी का 150% है। 150% कितना होता है, 150 को आप 100 से भाग करोगे तो आ जाएगा 3/2। ए बी का 3/2 है, मतलब बी अगर 2 है तो ये कितना आ जाएगा 3। बी अगर 2 है तो ये कितना आ जाएगा 3। बी सी का 40% है, 40% होता है 2/5। बी सी का 2/5, मतलब सी अगर 5 है तो बी कितना है 2। देखिए ए यहाँ पे 3 था, बी यहाँ पे 2 है, बी यहाँ पे 2 है, सी यहाँ पे 5 है। दोनों जगह कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो दोनों जगह कॉमन है, वो बी है। बी की वैल्यू यहाँ कितनी है 2, यहाँ भी 2 है, तो बराबर है। तो अब हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। यहाँ ए का मान 3 लिखा है, बी का मान 2 लिखा है, सी का मान कितना लिखा है 5। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी जोड़ें तो 3, 3 प्लस 2 5, 5 5 10। ए प्लस बी प्लस सी जोड़ें तो हमारे हिसाब से कितना आ रहा है 10, जिसकी वैल्यू सवाल में कितनी दिया है 20। हमारे हिसाब का कितना दिया है 2 गुना। अगर हम ए बी सी जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 10, सवाल में दिया है 20, हमारे हिसाब का 2 गुना दिया है। तो हम अपना 2b का निकालें, 2b प्लस 3c माइनस 4 है। 2 इंटू बी की जगह कितना रखेंगे 2, तो 2 दूना 4 प्लस 3c, सी का मान कितना है 5, तो 5 दिया 15 माइनस 4, 4 इंटू ए का मान कितना है 3, तो 4 दिया 12, 15 4 19, 19 में 12 जाए कितना आ जाएगा 7। हमारे हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7। हमको अपने 7 यूनिट की वैल्यू बताना है। हमारी 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आई लिखी सवाल में 20, 2 गुना, तो 7 यूनिट का 2 गुना कितना आ जाएगा 14। तो 14 आपका आंसर एज, आंसर डी इज करेक्ट। देखिए एक बार समझ में आया कि नहीं। अरे कुछ नहीं भैया, देखिए आपसे कहा गया है ए बी का 150% है। 150% का मतलब होता है 3/2। कौन है ए, बी का, किसका बी का, जिससे कहे वो नीचे, जिससे तुलना कराए वो नीचे, किसका बी का, तो बी आ गया 2 नीचे, 3 आ गया ए ऊपर। फिर आपसे कहा गया बी सी का 40% है। किसका, सी का, कौन बी, तो सी नीचे रहेगा बी ऊपर। 40% होता है 2/5, सी कितना है 5, तो बी कितना आ जाएगा 2। देखो ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो दोनों जगह कॉमन, वो है बी। बी ऊपर वाले में भी है, बी नीचे वाले में भी है, लेकिन बी के मान दोनों जगह बराबर है। ए का मान 3 दिया है, बी का मान 2 दिया, सी का मान 5 दिया है। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी का मान जोड़ें तो 3 2 5 5 10, हमारे हिसाब से 10 हो रहा है। सवाल में कितना दिया है 20, हमारे हिसाब का 2 गुना दिया है। अगर हमारा 10 है तो सवाल का 20, हमारे हिसाब का 2 गुना। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 2b, बी की जगह कितना रखेंगे 2, 4 आएगा, सी की जगह 5, 15 15 4 19, 19 में 12 जाएगा 7। हमको अपने 7 यूनिट की वैल्यू बताना है। हमारा 10 यूनिट 20 के बराबर 2 गुना लिखा है, तो 7 यूनिट का 2 गुना 14 हो जाएगा। 7 यूनिट का 2 गुना कितना हो जाएगा 14, 2 गुना हो जाएगा 14। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है यदि एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है जिसके चलते ग्राहक इसका 360 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम में बताओ। देखो सवाल का मतलब समझो पहले। जैसे मान लीजिए आज आप बाजार गए चीनी लेने, ठीक, बाजार आप चीनी लेने गए, आज चीनी का कुछ रेट है, आपने पैसा खर्च किया। पैसा कितना खर्चा हो रहा है देखो 360 रुपए दे दिया, आप चीनी लेके चले आए। तो जब कल आप फिर से चीनी लेने पहुंचे तो दुकानदार ने क्या कहा कि भैया 20% रेट कम हो गए हैं। तो आपने दुकानदार से कहा कि भैया हम खर्च तो 360 ही करेंगे, आप रेट कम करो चाहे ज़्यादा करो, हम खर्च 360 ही करेंगे, इससे 1 रुपये ज़्यादा आपको नहीं देंगे। उसने कहा कोई बात नहीं भैया, अगर आपका खर्च 360 ही रखना है, मतलब कल आप 360 खर्च करके गए थे, आज भी आपको 360 ही खर्च करना है, तो कोई बात नहीं है, रेट कम हुआ है तो आपको 360 रुपये में कुछ चीनी हम ज़्यादा दे देंगे। कुछ चीनी क्या दे देंगे, ज़्यादा दे देंगे।
वो ज्यादा कितनी दे देंगे, 2 किलोग्राम। ज्यादा कितनी दे देंगे, 2 किलोग्राम। तो देखो 360 रुपए में पहले आप 360 रुपए खर्च कर रहे थे, आज भी आप 360 रुपए खर्च कर रहे हो, रेट आपका 20% कम हुआ है, तो 360 का 20% कितना आएगा, 360 का 20% बटे 100, ये आ गया 72। ये कितना आ जाएगा, 72। 72 रुपए जो रेट आपका कम हो गया, 72 रुपए कम हो गया। आपने उससे कहा कि भैया हमको 72 रुपए मत वापस करो, हमको इस 72 रुपए के बदले चीनी दे दो। तो उसने कहा ठीक है भैया 2 किलोग्राम ले लो। तो 72 रुपए में तुमको कितने किलोग्राम चीनी दे रहा है, 2 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम चीनी का रेट कितना आ जाएगा, 36 रुपए। अगर 2 किलोग्राम चीनी का रेट 72 रुपए है तो 1 किलोग्राम चीनी का रेट कितना आ जाएगा, 36 रुपए। आज वर्तमान हालत में 1 किलोग्राम चीनी का रेट कितना आ गया, 36 रुपए। आपसे पूछा गया है वस्तु का प्रारंभिक मूल्य बताओ। मान लीजिए वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, ये तो आज का मूल्य आया 36 रुपए, अब हमको प्रारंभिक बताना है। आपको पता है कि वस्तु की कीमत में कितने परसेंट की कमी हुई, 20%। 20% हमारा होता है 1/5। आप 20 को 100 से डिवाइड करोगे, 20/100, ये 20 से एक बार, 20 से 5 बार, तो कितना आ जाएगा, 1/5। ये शब्द लगा है कम हुआ है, तो आप यहाँ पे चिन्ह क्या लगा देंगे, माइनस का। मूल्य कम हुआ, अगर मूल्य पहले 5 था, नीचे वाला वास्तविक होता है, ऊपर वाला प्रतिशत परिणाम होता है। अगर मूल्य 5 था तो अब 1 कम होकर कितना बचेगा, 4। पहले का मूल्य 5 था तो अब 1 कम होकर कितना बचेगा, 4। और 4 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 36। कितने गुना है, 9 गुना। 4 का 9 गुना 36 है, तो 5 का 9 गुना कितना आ जाएगा, 45 रुपए। पहले अगर वर्तमान रेट 36 रुपए है तो पहले का रेट क्या रहा होगा, 45 रुपए पर किलोग्राम। बात नहीं समझ में आई अभी? दूसरा तरीका, अगर इसका हम दूसरा तरीका देखना चाहें तो दूसरा तरीका है, उस तरीके से सारा कुछ आ जाता है। देखिए खर्चा आपका फिक्स है, अगर खर्चा फिक्स है तो परसेंटेज में देखो कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। परसेंटेज आपका 20% क्या हुआ, कम हुआ। 1/5 मतलब 5 से क्या हुआ है, 4। अगर परसेंटेज तुम्हारा 5 से 4 हुआ तो इसका उल्टा टोटल क्वांटिटी होती है। टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 4 से 5। जो अनुपात परसेंटेज का होता है उसका उल्टा। भाई खर्च बराबर फिक्स है तो खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर आप कैसे निकालते हो भाई, किसी भी चीज़ पर खर्च कैसे निकालोगे आप? जो रेट है और जो परसेंटेज में बढ़ा है, तो कुल जितना रहा होगा उसका परसेंटेज में कितना बढ़ा है वो आपने फिक्स कर दिया है। तो परसेंटेज का रेशियो हुआ 20% कम हुआ 5 से 4, तो टोटल क्वांटिटी इसका उल्टा होती है। जो अनुपात परसेंटेज का होता है उसका उल्टा करने पर कुल मात्रा का अनुपात निकल आता है। कुल मात्रा क्या हो जाएगी, 4 से 5। पहले हम 4 खरीद रहे थे तो आज कितना खरीदेंगे, 5। पहले अगर हम 4 किलो वस्तु ले रहे थे तो आज 5 किलो लेंगे। पहले से आज कितना ज्यादा हुआ, 1 यूनिट ज्यादा। इस 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितना दिया, 2 किलोग्राम। 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम का गुणा 4 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 किलोग्राम। 2 किलोग्राम का गुणा 5 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 किलोग्राम। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 4 यूनिट की वैल्यू 8 किलोग्राम और 5 यूनिट की वैल्यू 10 किलोग्राम। अगर आपसे पूछा जाता कि वस्तु की प्रारंभिक खपत बताओ तो प्रारंभिक खपत 8 किलोग्राम हो जाती। अगर पूछा जाता बाद की खपत बताओ तो बाद की खपत कितनी हो जाती है, 10 किलोग्राम। ये खपत आ गई। अब अगर आपसे पूछा जाए प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, तो देखो आपने खर्चा कितना किया है, 260 रुपए, सॉरी 360 रुपए आपने खर्चा किया है। आपने खर्चा किया 360 और आप सामान कितना ले गए, 8 किलोग्राम। तो 360 को 8 से भाग कर देंगे, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, 45 रुपए पर किलोग्राम। कितना आ गया, 45 रुपए पर किलोग्राम। ये प्रारंभिक रेट हो गया। अगर हमसे पूछा जाए बाद का रेट, मतलब बाद का मूल्य, बाद का मूल्य, तो देखो आपका खर्च तो 360 ही है, पहले का भी आज का भी, लेकिन आज आप सामान ज्यादा ले गए हो। ज्यादा कितना ले गए हो, 10 किलोग्राम। तो आप 10 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा, 36 रुपए। कितना आ जाएगा, 36 रुपए। पहले का रेट 45 आ गया, बाद का रेट कितना आ गया, 36। ये तरीका लगा, इससे भी सवाल होता है। जो अनुपात परसेंटेज का होता है उसका उल्टा करने पर कुल मात्रा का अनुपात निकला। चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए बिल्कुल सेम सवाल है, इसको आप करिए, करके आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। कह रहा केले के मूल्य में 16.66। देखिए 16.66 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। इसी को 16 सही 2/3 भी कहा जाता है।
16.66 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, इसको ही हम 16 सही 2/3 भी कहते हैं। देखो तो परसेंटेज में चेंज कितना हुआ 1/6, वृद्धि हुई है तो यहाँ प्लस लगा देंगे। परसेंटेज चेंज कितना हुआ 6 से 7, तो टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, टोटल क्वांटिटी हमारी हो जाएगी 7 से 6। पहले अगर आप 7 केले ले जा रहे थे तो आज कितने केले ले जाओगे 6। पहले से आज आपको कितने केले कम मिले हैं 8। यहाँ हमारे हिसाब से कितने कम मिले हैं 1, हमारे हिसाब से 1 कम, सवाल में कितने दिया 8। 1 बराबर 8 के तो 7 बराबर 8 सते 56 केले और 6 बराबर 8 छिंका 48 केले। पहले आपको 56 केले मिल रहे थे तो आज कितने मिलेंगे 48, 8 कम हो गए। आपसे पूछा क्या गया है आदमी, वह है आदमी, किसका आदमी, किसका आदमी दिया, अच्छा ये वह है आदमी, ये अपने घर का आदमी है। वह आदमी 1 रुपए में पहले कितने केले खरीद पाता था, तो पहले के पूछे गए, तो पहले से कितने केले खरीद पा रहा था 1 रुपए में 56, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये जो आदमी था 1 रुपए में पहले 56 केले खरीद पा रहा था। अगर आपसे पूछा जाता कि वो वर्तमान में 1 रुपए में कितने केले खरीद रहा, तो वर्तमान में कितने खरीदता 48। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ये सवाल सेम वही आ गया, घटी हुई कीमत बताना। जब भी घटी हुई कीमत पूछे तो फिर आपको कुछ नहीं करना है। 272 रुपए में 2 किलोग्राम, तो कितने परसेंट की कमी हुई 15%। 15% कितना होता है 3/20, तो 272 का 3/20, 272 का 3/20, इसमें कितने किलोग्राम खरीद पा रहा था 2 किलोग्राम। भाई 272 रुपए है, 15% कमी हो गई, तो उसने क्या कहा कि हमको कम नहीं चाहिए, हमको इतने में और चीनी दे दो, तो उसने कितने किलोग्राम चीनी दे दिया 2 किलोग्राम। मतलब 272 का जो 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, 3/20 कम हुआ, तो उसने कहा हमको पैसे नहीं चाहिए, हमको इतने की चीनी दे दो। तो देखो ये कितनी बार जाएगा 2 से 10 बार, 2 से 136 बार, गुणा करो तो 3 छंका 18, 3 3 9, 9 1 10 और 3 1 3, 3 1 4, 408 को भाग करोगे तो 40.8, ये कितने का आ जाएगा 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम में 2 किलोग्राम का मूल्य कितना था 40.8। आपसे पूछा गया 1 किलोग्राम का रेट, तो इसका आधा हो जाएगा 20.4 रुपए। अरे 2 किलोग्राम आपको मिल रहा था 40.8 रुपए में, तो 1 किलोग्राम मिलेगा इससे आधे में 20.4 रुपए में। यही आपसे पूछा गया घटा मूल्य। जब भी घटा मूल्य पूछे तब आप ऐसे करेंगे, अगर पहले वाला मूल्य पूछे या प्रारंभिक खपत पूछे तब आप परसेंटेज और क्वांटिटी से करेंगे, ठीक। तो घटा हुआ मूल्य कितना आ गया 20.4, ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 20.4 रुपए पर किलोग्राम। आप लोग इसको परसेंटेज क्वांटिटी से भी बनाने की कोशिश करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सेम वही सवाल आ गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब देखिए 20% की कमी हुई, 80 रुपए में 6 केले अधिक खरीद सकता है, तो 80 का 20% कितना होगा, आप 80 का 20%, 80 गुणा 20/100 बराबर कितने केले 6 बनाना, 6 बनाना, तो ये आपका कितना आ जाएगा 16 रुपए। अच्छा 16 रुपए में आपको कितने बनाना मिल रहे हैं 6 बनाना, 6 बनाना मिल रहे हैं। आपसे ये नहीं पूछा गया है, देखिए आप पढ़िए, यहाँ पे पूछा गया प्रति दर्जन मूल्य, मतलब कम होने के बाद प्रति दर्जन मूल्य। 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं 12, 6 बनाना का मूल्य 16 रुपए है। अगर हमको 1 दर्जन लेना है तो 12 बनाना पड़ेगा, बनाना की संख्या कितनी करनी पड़ेगी 12, तो 6 में 2 से गुणा कर देंगे, तो आप 16 में भी 2 से गुणा कर दो, तो कितने रुपए आ जाएंगे 32 रुपए। अरे 6 बनाना 16 रुपए के थे, तो हम बनाना, हमको 1 दर्जन लेना है, बनाना की संख्या 12 बनाना है, तो 6 को 12 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे 2 से, तो आप इधर भी 2 से गुणा कर दो, तो 12 बनाना कितने के आ जाएंगे 32 रुपए। 32 रुपए दर्जन आपका रेट आ जाएगा, 32 रुपए दर्जन। चलिए आगे सवाल नंबर 18 कहा गया एक घोल में 24% नमक है, इसमें से 7 किलोग्राम पानी उड़ा दिया, अब इस घोल में नमक की मात्रा 32% रह गई, तो प्रारंभ में मिश्रण कितने लीटर का था। देखिए अगर हम आपसे कहते हैं एक हमारे पास ये कटोरा है, एक कटोरा है, इसमें नमक मतलब साल्ट प्लस वाटर इनका मिक्सचर है। जब आप इसको धूप में रखोगे तो क्या होता है, पानी उड़ जाता है, नमक नहीं उड़ता है। तो अगर हम आपसे पूछे नमक की मात्रा बताओ, अगर हम आपसे कहते हैं नमक की मात्रा बताओ, नमक की मात्रा, तो नमक की मात्रा बराबर होती है कुल मात्रा, कुल मिश्रण
कुल मिश्रण इनटू नमक का परसेंटेज, नमक का प्रतिशत, ऐसे ही तो निकालेंगे आप। अगर नमक की मात्रा निकालना हो तो कुल मिक्सचर, अगर हम आपसे कहते हैं कुल मिश्रण 40 लीटर का है, नमक 20% है, तो आप क्या करोगे 40 का 20% निकाल दोगे, आपका नमक आ जाएगा। देखिए नमक की मात्रा क्या होती है, फिक्स होती है। नमक तो अपनी जगह फिक्स होता है, ये ना उड़ता है ना कुछ होता है, ये अपनी जगह फिक्स होता है। अगर ये फिक्स है तो इनका दोनों का रेशियो एक दूसरे के उल्टा होगा। अगर रेशियो उल्टा होगा तो नमक पहले कितना परसेंट था 24, अब नमक कितना परसेंट रह गया, हो गया 32। पहले नमक के परसेंटेज था 24, अब कितना हो गया 32। परसेंटेज देखो कितना हुआ, 8 से 3 बार, 8 से 2 बार। पहले कितना था नमक 3, अब कितना है 2। अगर नमक के परसेंटेज का रेशियो 3 से 2 है तो कुल मात्रा कितनी हो जाएगी 2 से 3। नमक का परसेंटेज अगर हमारा 3 से 2 हुआ है, ये तो दिया एक घोल में 24% नमक है, 7 किलोग्राम पानी उड़ा दिया गया, तो अब जो है नमक 32% रह जाता है। तो नमक पहले कितना था 24, अब कितना हो गया 32, 24 से 32 हुआ है, तो अब इसका परसेंटेज कितना हुआ 8 तरीके, सॉरी माफ करना भैया, नमक पहले था हमारा 24%, नमक हमारा पहले कितना था, नमक हमारा पहले था 24%, बाद में कितना हो गया 32, तो 8 तरीका 24 और 8 चौका 32, 3 से 4 हुआ। अगर नमक हमारा 3 से 4 हुआ है तो कुल मिश्रण कितना हो जाएगा 4 से 3। नमक हमारा 3 से 4, नमक पहले 24% था, बाद में कितना हो गया 32, हमने 8 से डिवाइड कर लिया, 3 से 4, नमक का परसेंटेज 3 से 4 हुआ है, तो कुल मिश्रण जो हो जाएगा 4 से 3। कुल मिश्रण आपके पास पहले 4 था, अब कितना बचा 3। हमारे हिसाब से कितना उड़ा है 1, और सवाल में कितना उड़ा है 7 किलोग्राम, 1 बराबर 7 किलोग्राम के। आपसे पूछा क्या गया है, तो प्रारंभ में कितना मिश्रण था। देखो प्रारंभ में मिश्रण कितना था 4, अगर 1 7 के बराबर है तो 4 किसके बराबर होगा, 7 चौका 28 किलोग्राम। प्रारंभिक मिक्सचर कितने किलोग्राम का था 28 किलोग्राम। प्रारंभिक मिक्सचर कितने किलोग्राम का था 28 किलोग्राम। नमक का परसेंटेज का रेशियो हमने बना लिया, क्या आया था 24 से 32, 8 से डिवाइड कर लिया, 3 से 4, तो कुल मिश्रण हमारा हो जाएगा 4 से 3। कुल मिश्रण पहले 4 था तो बाद में कितना बचा है 3, कितना उड़ गया 1, हमारे हिसाब से 1 उड़ा है, सवाल में कितना उड़ा है 7 किलोग्राम, 1 की वैल्यू 7 है। तो प्रारंभिक आपसे मात्रा पूछी गई, प्रारंभिक मात्रा 4 है, बाद की मात्रा 3 है। प्रारंभिक पूछा गया तो 7 में 4 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 28 किलोग्राम। नमक की प्रारंभिक मात्रा आ गई 28 किलोग्राम। ठीक है, चलिए भैया फिर यहीं आज आपकी क्लास खत्म करते हैं, फिर कल फिर से हम इसी के आगे के क्वेश्चन लेकर आएंगे और बहुत ही खूबसूरत सवाल हैं, तो आप लोग देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और आपके मोबाइल में देखेंगे तो एक कॉर्नर पे बटन होगी सब्सक्राइब करने वाली, उसको जरूर आप क्लिक करें, उस पर जरूर आप टच करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे ही आएंगे। जैसे आप यहाँ से करके जाओगे एग्जाम देने जाओगे तो आपको तो ऐसा लगेगा कि पेपर ही आउट है, ये सारे क्वेश्चन पूरे हूबहू फंसेंगे, कोई भी एक ऐसा सिंगल डिजिट भी नहीं चेंज मिलेगा, सब कुछ ऐसे ही आपको मिलेगा। आपको जाके केवल ऑप्शन टिक करना है, इसका 28 था, इसका 16 था, इसका 32 था, ऐसे करके आपको करना है। तो आपसे हमारा निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं कि इस चैनल में यूपी पुलिस का एक बहुत ही बेहतरीन बैच चलाया जा रहा है, जिसमें मैथ पढ़ा रहे हैं हेमंत सर, जीएस पढ़ा रहे हैं अवध सर, और रीजनिंग के लिए भी सर हैं, हिंदी के लिए भी सारी टीम है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों तक भेजें। ठीक है, तो मिलते हैं इसी नई उमंग के साथ कल सुबह, फिर से कल शाम को फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।